हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं गुणसूत्री विपतन की। गुणसूत्री विपतन होता क्या है, किस तरह से यहाँ पर इसको समझाया जाए। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम में आता है। और ये नेट, आईसीआर और जितने भी बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं बायोलॉजी से संबंधित, उन सभी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ तक कि ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ामों में भी आता है। इसलिए इस टॉपिक को हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि गुणसूत्रीय विपतन होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुणसूत्रीय विपतन क्या होता है। तो गुणसूत्र का मतलब तो क्रोमोसोम्स होता है। विपतन का मतलब क्या होता है? विपतन का मतलब कमी। विपतन का मतलब क्या होता है? इसकी कमी या इसमें परिवर्तन आना। गुणसूत्र में परिवर्तन आना, या तो गुणसूत्र में कमी हो जाना या गुणसूत्र में क्या आना, बदलाव आना या परिवर्तन आना। इसी को कहा जाता है गुणसूत्रीय विपतन, यानी गुणसूत्रों की संरचना में या तो कमी आ जाना या फिर बदलाव आ जाना, उसी को कहा जाता है गुणसूत्रीय विपतन। अब गुणसूत्रीय विपतन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्रोमोसोम्स को, कि क्रोमोसोम्स होते क्या है। देखो, हमारी शरीर में यानी जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और सभी की आकार आकृति अलग अलग होती है। सभी गुणसूत्रों की आकार आकृति क्या होती है भाई? अलग अलग होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुणसूत्र होते क्या है। कि हमारी जो कोशिकाएं है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और इस केंद्रक के अंदर यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। केंद्रक के अंदर जो एक तरह से डीएनए ही होता है, डीएनए आरएनए ही होता है, यानी ये क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है जो डीएनए आरएनए होता है। अब इस क्रोमेटिन मटेरियल से गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है? क्या इसको हम गुणसूत्र कहें? अभी इसको गुणसूत्र नहीं कहते, इसको कहते हैं क्रोमेटिन जाल, यानी ये क्रोमेटिन का जाल है। और इसमें बाद में क्या होता है कि जब कोशिका विभाजन करने की फेज में आती है, विभाजन करना प्रारंभ करती है, तो उस समय क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये स्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, लंबे लंबे गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। यानी ये बाद में यही क्रोमेटिन मटेरियल किसमें बदल जाते हैं? गुणसूत्रों में। यानी हमारी कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र बाद में बनते हैं सेल डिवीजन के टाइम पर। फिर इसके बाद में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अवस्था आपने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है तो वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह की फेज चलती है। उसके बाद में ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो प्रोफेज अवस्था में जाते हैं, फिर मेटाफेज प्लेट पर जाएंगे, फिर टीलोफेज, फिर एनाफेज, जो भी है वह सारा का सारा पोर्शन ये क्रोमोसोम्स करते हैं। अब हम बात कर रहे थे मनुष्य में कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 टाइप के गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। अब इनमें 46 टाइप पाए जाते हैं, तो क्या सारे के सारे गुणसूत्र क्या सभी के सेम टू सेम होते हैं? अगर नहीं होते तो कौन से नहीं होते? अब 46 पाए जाते हैं कहने में हम कह देते हैं कि सब मनुष्य में 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इनको अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो यहाँ पर 44 प्लस XX या 44 प्लस XY के रूप में होता है। यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कैसे होते हैं? 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 44 प्लस XX और 44 प्लस XY के रूप में होते हैं। अब अगर ये जो क्रोमोसोम जिसके अंदर उपस्थित होंगे वह हमेशा लड़की होगी। क्या होगी? वो हमेशा लड़की। और इसके अंदर जिसके अंदर ये XY क्रोमोसोम्स होंगे वो हमेशा लड़का होगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन लड़की होगी, कौन लड़का होगा। अब यहां पर आप कहोगे सर आपने 46 यहां लिखे लेकिन यहाँ 44 क्यों लिखे हर जगह? तो आपको मैं बता दूं भैया, जो गुणसूत्र होते हैं वो भी दो तरह के पाए जाते हैं। ये जो 44 गुणसूत्र है इसे कहा जाता है ऑटोसोमल, यानी कायिक गुणसूत्र। ऑटोसोमल
यानी कायिक गुणसूत्र, यानी ये गुणसूत्र क्या करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ऊपर से नीचे तक जितनी भी अपने बॉडी में पार्ट्स पाए जाते हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, उन सभी का निर्माण ये 44 गुणसूत्र ही करते हैं, जिसे कायिक गुणसूत्र के नाम से यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये जो दो गुणसूत्र है यानी ये जोड़ा है, इसी को कहा जाता है लैंगिक गुणसूत्र। इसे क्या कहा जाता है, लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र का मतलब ये जो जोड़ा है ये लिंग का निर्धारण करता है। यानी आपके शरीर में हर एक संरचना तो ऑटोसोमल बनाएंगी, लेकिन आपके शरीर में जो लिंग का निर्धारण होता है कि भाई लड़का पैदा होगी, लड़की पैदा होगी, तो वो जो संरचना निर्धारित करते हैं वो यही एक जोड़ी गुणसूत्र करते हैं, जिसे लैंगिक गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भाई सभी मनुष्यों का 99% जो डीएनए है वो क्या होता है, सेम टू सेम होता है। यानी 99% डीएनए यहाँ पर क्या है, सेम टू सेम। बस कुछ 1% डीएनए ही क्या होता है, सभी का अलग अलग होता है, और वही आपका लिंग निर्धारण करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई सभी का जो डीएनए है वो लगभग लगभग क्या पाया जाता है, सेम पाया जाता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि इन गुणसूत्रों में विपतन क्यों आता है। हमारे पास कोई क्रोमोसोम्स है, जैसे ये क्रोमोसोम्स मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे पास कोई क्रोमोसोम्स है। अब इस क्रोमोसोम्स में विपतन क्यों आता है? विपतन का मतलब ये होता है कि इस क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, अलग अलग क्या पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर इसके खंड पाए जाते हैं, और इन खंडों में जीन पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कोडिंग होती है, और जिनमें क्या उपस्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। अब इन जो खंडे होते हैं, जैसे ये खंड, इसमें क्या होते हैं, अलग अलग खंड पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे खंड पाए जाते हैं। अब इन खंडों में क्या आ जाती है, कभी कभी कमी आ जाती है, कभी कभी इसकी वृद्धि हो जाती है। अब ये वृद्धि और कमी क्यों आती है? ये वृद्धि और कमी तब आती है जब गुणसूत्र क्या होते हैं, जब कोशिका डिवीजन फेज में जाती है, विभाजन अवस्था में जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है कि इनका जीन विनिमय होता है। यानी क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पर आकर एक दूसरे के पास पास आकर बैठते हैं, और पास पास आकर बैठने की वजह से वहां पर इनका जीन विनिमय होता है, यानी जीनों का वहां पर स्थानांतरण होता है। उस दौरान अगर डीएनए में उस दौरान कोशिका विभाजन के दौरान अगर इनमें कुछ म्यूटेशन हो जाए, कुछ उत्परिवर्तन हो जाए, या कुछ खराबी हो जाए, तो फिर क्या हो जाता है कि जो इनके जो खंड है, इन खंडों में से कोई खंड या तो टूटकर अलग हो जाते हैं, यानी उनकी कमी आ जाती है, या किसी खंड में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, किसी खंड में या तो वृद्धि हो जाती है, या तो कुछ खंड टूटकर अलग हो जाते हैं, या किसी खंड में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये जो उत्परिवर्तन है, ये मान के चलना कि ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम पाया जाता है। और अगर उत्परिवर्तन अगर कायिक कोशिकाओं में हो रहा है, तो फिर उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है। अगर मान के चलो कि आपका म्यूटेशन अगर आपकी कायिक कोशिकाओं में, लैंगिक कोशिकाओं में नहीं है, तो फिर वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्थानांतरित नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलो कि आपकी हाथ है, और यहाँ पर क्या है कि आपका म्यूटेशन हुआ है कि ऐसा हाथ में कुछ अलग से बदलाव आ गए, जेनेटिक नहीं है, कायिक है, बाद में आए, जन्म के बाद में उसमें बदलाव आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो कायिक जो लक्षण हैं वो आपकी संतानों में नहीं जाएंगे, यानी अगली पीढ़ी में वो स्थानांतरित नहीं होंगे, क्योंकि म्यूटेशन हमेशा उन्हीं चीजों में स्थानांतरित होता है जो लैंगिक संबंधित हो। यानी आपके लैंगिक संरचनाओं से अगर संबंधित है, यानी वो जेनेटिक स्ट्रक्चर अगर जेनेटिक वाला पोर्शन है, तो वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा, अदरवाइज वह स्थानांतरित नहीं होगा। ये बात आपको समझने की है। तो यहाँ पर विपतन का मतलब मैंने जनरली आपको समझा दिया। विपतन का मतलब होता है या तो गुणसूत्र की संख्या में कमी आ जाए, या गुणसूत्र की संख्या या खंड में वृद्धि हो जाए, या तो संख्या में कमी आ जाए या उसके खंडों में वृद्धि या कमी आ जाए।
तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, गुणसूत्रीय विपतन है। और विपतन क्या करता है, बहुत सारे सिंड्रोम को जन्म देता है। आपने पढ़े होंगे सिंड्रोम, पटाटा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये जो सिंड्रोम होते हैं इन्हीं विपतन की वजह से होते हैं। यानी अपने शरीर में क्या हो जाता है, कभी कभार गुणसूत्रों की कमी आ जाती है, या फिर उनकी वृद्धि हो जाती है, या उनके खंडों में कमी आ जाती है, या उनके खंडों में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जनरली अपन देखते हैं कि किसी भी नई बिल्डिंग का निर्माण होता है तो जनरली ये नहीं है कि उसमें कोई गलती ना हो, गलती होने की संभावना हर जगह होती है। तो हमारे जो पॉलीमरेज होते हैं वो जब डीएनए का निर्माण कर रहे होते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है कि कभी कभार उनसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। बेचारे वो मिसमैचिंग करते हैं, वो वापस से उसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद में ये तलाशते हैं कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभार म्यूटेशन हो जाते हैं, कभी कभार उनसे मिसमैचिंग हो जाती है, यानी गलतियां हो जाती है। तो उन गलतियों की वजह से भी ऐसा होता है। और कभी कभार कोशिका जब विभाजन होती है तो जो जीन इनमें होता है उसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत सारी गलतियां हो जाती है। और ये जो गलतियां हैं वो बढ़ते पोल्यूशन के, बढ़ते क्लाइमेट चेंज की वजह से आज लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि किसी भी संरचना में उत्परिवर्तन तभी आता है जब कहीं न कहीं उसको रेडिएशन जोन में रखा जाए, या फिर उसके साथ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट दी जाए जिसकी वजह से उसको ये प्रेरित करे उसको कि भाई वह म्यूटेशन करने लायक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कारक हैं म्यूटेशन पे, मैं अलग टॉपिक पे आपसे बात करूंगा बाद में। लेकिन पहले ये टॉपिक अपन समझ लेते हैं एक एक करके। तो मैंने जनरली आपको एक आइडिया दे दिया कि गुणसूत्र विपतन होता क्या है। तो एक एक करके सभी को पढ़ लेते हैं। तो गुणसूत्र विपतन जनरली क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। जनरली कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है, एक तो होता है अभाव या कमी, यानी डिलीशन। अभाव या कमी का मतलब मैंने आपसे बता दिया कि सीधी सी बात यह है कि किसी भी क्रोमोजोम्स की जो उसका जो क्रोमोजोम्स है उसकी संख्या में या फिर उसके खंडों में कमी या वृद्धि होना, ये क्या कहलाता है, अभाव या कमी कहलाता है। यानी गुणसूत्रों के खंडों में कमी या वृद्धि होना क्या कहलाता है, डिलीशन कहलाता है। सॉरी, कमी, अभी अभाव की बात कर रहे हैं तो वृद्धि यहां पर शब्द में काम में नहीं लूंगा, यहां पर क्या लेंगे, कमी। कमी का मतलब गुणसूत्रों के खंडों में क्या आना, कमी आना। अब गुणसूत्रों के खंडों में कमी आना तो इसका मतलब ये होगा डिलीशन, यानी ये अभाव होगा। अब ये भी क्या होता है कि 2 प्रकार का होता है, एक तो अतस्त अंतस्थ विलोपन होता है, दूसरा अंतर्वेशी विलोपन होता है। अंतस्थ विलोपन क्या होता है, अंतर्वेशी विलोपन